क्लीनिंग थेरेपी पे होगी। ये एक मेरा छोटा सा 8 पेज का पैम्फलेट है। राजेश जी ने बताया, परिचय दिया गया। मैं किसी से किसी भी चीज का कोई भी पैसा नहीं लेता हूँ। सिद्धांत बना रखा है, आनंद आता है इसमें। तो किसी से कोई फीस नहीं लेता हूँ, कोई डोनेशन भी एक्सेप्ट नहीं करता हूँ और कोई प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करता हूँ। तो आप लोग अपने मन में ये शंका मत रखिएगा कि अब इसके बाद मैं कहने वाला हूँ कि भाई हमारा ये सामान इसी दुकान से लीजिएगा। कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी बात, जो कुछ मैं आपसे कहने जा रहा हूं क्लीनिंग थेरेपी से जुड़ा हुआ, ये सारे के सारे प्रयोग मैंने अपने ऊपर, अपने माता पिता के ऊपर, पत्नी, पुत्र और पुत्री के ऊपर किए हुए हैं। और मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा एफिकेसी की कोई जरूरत हो सकती है या संभव हो सकती है। तीसरी चीज, मैं 3 गारंटी लेता हूं। पहली गारंटी, 90% हेल्थ प्रॉब्लम्स घर बैठे 100% क्योर हो सकती है। और ध्यान दीजिएगा, मैं हमेशा क्योर की बात करूंगा। मेरी किताब में भी क्योर वर्ड यूज किया है और मॉडर्न मेडिकल साइंस हर बार ये बात करती है, ये दवा ले लीजिए इतना रिलीफ हो जाएगा, 6 घंटे का, 8 घंटे का, 24 घंटे का, वट एवर इट इज। हम रिलीफ की बात नहीं करते, हम क्योर की बात करते हैं। क्योंकि मेरा मानना है इलाज शुरू करने के पहले हर मरीज को मालूम होना चाहिए कि कितनी दिन तक इलाज चलेगा और कब वो बीमारी और दवा से मुक्त हो जाएगा। हाँ, एक चीज और, मैं कोई दवाई नहीं लेता हूं, खाने पीने में कोई परहेज नहीं करता हूं। 5000 कैलोरी रोज खाता हूं और डाइट के हिसाब से अंडरवेट हूं, पूरी तरह से एक्टिव हूं, किसी तरह की कोई कमी नहीं। तो पहला क्लेम मैंने बताया आपको, 90% हेल्थ प्रॉब्लम्स 100% क्योर हो सकती हैं घर बैठे। मेरा दूसरा क्लेम बुक में भी लिख छापता हूं, हर जगह दिया हुआ है, ये मेरी पीपीटी भी आपको पहुंचेगा। एक लिवर क्लींस करने के बाद 6 महीने तक हार्ट अटैक नहीं हो सकता, और वो भी कब? जब खाने पीने में कोई बंधन ना हो तब। और मेरा तीसरा क्लेम है कंसीविंग को लेके इनफर्टाइल पीपल के लिए, जिनको किसी भी वजह से बस पैथोलॉजी में कोई मेजर एबनॉर्मलिटी ना हो, माइनर को मैं गिनता नहीं, तो क्लीनिंग थेरेपी फॉलो करके 100 डेज में वो नॉर्मली कंसीव कर सकते हैं और करते हैं। और तमाम सारे एग्जाम्पल्स उसके। शंका समाधान में एक और चीज, जब भी कभी इसके बारे में किसी से चर्चा करना हो कि क्लीनिंग थेरेपी क्या होती है, यशपाल गुप्ता जी से, राजेश जी से, और जिन लोगों ने आपके संपर्क में इस थेरेपी को अपनाया हुआ है, बात उनसे कीजिएगा। अगर आपने अपने बचपन के जिगरी दोस्त जो इस वक्त एमबीबीएस और एमडी होके रोरिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे राय ले ली, तो आप गलत दिशा में हैं। कारण स्पष्ट है। क्या आप उम्मीद करते हैं कि कोई भी एलोपैथिक डॉक्टर्स कभी भी होम्योपैथी को सपोर्ट करेंगे या आयुर्वेद को सपोर्ट करेंगे या एक्यूप्रेशर को सपोर्ट करेंगे? ये कभी नहीं होगा। नॉट ओनली दैट, प्रोफेशन इतना ज्यादा टफ हो चुका है कि कार्डियो वाले किसी ऑर्थो को भी रेफर करने में संकोच करते हैं। इसके अलावा ऑर्थो वाले भी ना किसी दूसरे ऑर्थोपेडिक सर्जन को आसानी से रेफर नहीं करेंगे और पूरी कोशिश ये प्रूव करने में लगा देंगे कि जो पहले वाले की ओपिनियन थी या जो बाद वाले की ओपिनियन होने वाली है वो गलत है और उनकी राय सही है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं आज से, अगर आप क्लीनिंग थेरेपी के बारे में, और मैं बार बार लिवर क्लींस की चर्चा करूंगा, अगर आपको लिवर क्लींस के बारे में कभी कोई शंका होती भी है तो उन लोगों से बात कीजिएगा जिन्होंने इसको आजमाया हुआ है। चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मैं कोई बहुत बड़ा डॉक्टर नहीं हूं और सच्चाई तो ये है कि मेरी अपनी बैकग्राउंड फिजिक्स से है। बाय प्रोफेशन मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में मुकेश अंबानी जी के साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूं, कॉर्पोरेट अफेयर्स में नरीमन पॉइंट पे। ये मेरा पैशन है और मुझे अच्छा लगता है। जाने अनजाने में जब कहीं से भी ये महसूस होता है
कि मेरे किए हुए किसी भी काम से दुनिया में कहीं किसी को कुछ फायदा हुआ, बस अच्छा लगता है। इसके अलावा मेरा कोई स्वार्थ नहीं। और ये भी सच है कि इस स्वार्थ के ऊपर कितना भी पैसा, वो कुछ भी नहीं। आप लोगों ने कभी ना कभी स्कूटर, बाइक, कार चलाई। स्कूटर, कार, बाइक हमेशा तो नई नहीं रहती ना, वक्त के साथ और सड़क के ऊपर पुरानी भी होती है। जब उसमें कोई समस्या आती है तो आप क्या करते हैं, ये प्रश्न आता है। कभी आपने ऐसा सोचा या देखा कि आपका स्कूटर स्टार्ट नहीं हुआ, और जब स्कूटर स्टार्ट नहीं हुआ तो आपने सोचा इसकी जांच करा लेते हैं। जांच कैसे होगी? जांच ऐसे होगी, कार्बोरेटर, पिस्टन, इंजन, क्लच वायर, गियर, ऑयल, ब्रेक, सबके अलग अलग कंप्यूटराइज टेस्टिंग आप करा लीजिए। और कराने के बाद रिपोर्ट लीजिए। और रिपोर्ट लेने के बाद आपको बहुत अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि आपके वाहन की क्या स्थिति है। ये कहना मैं इसलिए जरूरी समझता हूं क्योंकि जब भी आपको कोई तकलीफ आती है, आप सब टेस्ट की तरफ भागते हैं और बेतहाशा भागते हैं। और मैं ये भी मानता हूं कि आपका वाहन आपको बहुत प्यारा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप उसकी जांच नहीं कराते और आप किसी बहुत बड़े मैकेनिक के पास भी नहीं जाते हैं। आप जाते हैं सड़क के पास वाले रोड छाप मैकेनिक के पास, जिसके नेकर और टी शर्ट पहले कभी सफेद या पीली रही होगी, मोबिल से वो तर होके काली हो जाती है। अब एक बात और ध्यान देने की है, आप उसके बाद जाते हैं इस भरोसे के साथ कि आपका स्कूटर ठीक हो जाएगा, और आपका ये स्कूटर हर बार वो ठीक करके ही देता है। और लेता कितना है? 50 रुपए, 100 रुपए। ध्यान देने की बात है। ये नियम अगर हम अपने शरीर पे भी लागू कर ले तो क्या क्या होगा, सोचिए। आपने स्कूटर के जांच पे होने वाले तमाम खर्च को बचा लिया और स्कूटर आपका ठीक ठाक चलने भी लग गया। मैं भी आपके शरीर के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि शरीर का जो अंदरूनी सिस्टम है उसमें कचरा आया है। हम चर्चा करेंगे कचरा कैसे आया है और कैसे निकलेगा, लेकिन डिटेल्ड एग्जामिनेशन और पैथोलॉजी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक उसी तरह से जैसे स्कूटर के लिए बहुत टेस्ट की जरूरत नहीं है, और आप खुद इसको प्रैक्टिस करते रहे हैं। एक मुद्दा और भी है मेरा टेस्ट के साथ। मेरी वेबसाइट पे एक मैंने दिया हुआ है आर्टिकल, हाउ डिपेंडेबल आर पैथोलॉजी रिपोर्ट्स। ये सब आप लोग कभी करते नहीं है, मुझे जरूरत होती है क्योंकि मुझे आपके सामने आना होता है। एक ही बेड पे लेट के एमजीएम हॉस्पिटल वाशी में, यहाँ मैं न्यू बॉम्बे बेस्ड हूँ, आज सुबह 8:30 बजे और परसों सुबह 8:30 बजे 2 दिन के गैप में एक ही बेड पे लेट के मैंने अपना कंप्लीट अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन कराया। और जो रिपोर्ट आई वो हैरान कर देने वाली थी। मसलन एक में किडनी की साइज 9.9 थी, दूसरे में 11.1 थी। मुझे भी मालूम है 9.9 और 9.8 में कोई फर्क नहीं है, इतना हो सकता है, लेकिन 1.2 सेंटीमीटर का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। एक में फैटी लीवर दिखाया था, दूसरे में नॉर्मल लीवर दिखाया था। इस तरह के तमाम ऑब्जर्वेशन उन 2 रिपोर्ट्स, और मैंने उन 2 दिनों के बीच में कुछ भी ऐसा विशेष नहीं किया था, लेकिन सिर्फ ये जानने के लिए कि ये रिपोर्ट्स कितनी डिपेंडेबल हैं, मैंने ये प्रयोग किया था। आप खुद भी ऐसा करके देखेंगे, आपको लगेगा कि हाँ, दम है। और इन रिपोर्ट्स पे की महत्वता या इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आप आंकड़ों में जूझे रहते हैं कि गॉलब्लैडर का स्टोन आज 5.4 mm का है, सॉरी, हाँ, 3.2 mm, 3.2 सेंटीमीटर का या 3.1 सेंटीमीटर का है। आप उसी को ब्रह्म वाक्य मान लेते हैं। तो मेरा ये कहना है, रिपोर्ट्स पे ध्यान ना दें। ध्यान किस पे दें? सिम्टम्स पे ध्यान दें। एक और घटना, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है अमेरिका का, मेयो क्लिनिक। एक दिन का खर्चा 10 लाख रुपए। वहां के 6 सीनियर टॉप कार्डियोलॉजिस्ट
एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो उस हॉस्पिटल में जाएगा वो इम्पोर्टेंट नहीं होगा, वरना 10 लाख रुपए हमारा तो सोच भी नहीं सकते। उनकी तमाम जांच करने के बाद, इसमें 2D, इको, ईसीजी, ट्रेडमिल, सब कुछ, सारे ब्लड टेस्ट, 6 डॉक्टरों की कमेटी बैठती है और ये राइटिंग में ओपिनियन देती है कि इनका जीवन अब अधिकतम मैक्सिमम 72 घंटे का बचा हुआ है। मेरा सवाल आपसे ये आता है कि ये रिपोर्ट आने के बाद आपको कैसा लगेगा? कोई कहेगा बिल लिखा लीजिए, कोई कहेगा पैसे का बंदोबस्त कीजिए, कोई कहेगा रिश्तेदारों को बुला लीजिए। जरा सोचिए, हम में से आपको भी कई बार याद आती है दादी माँ, नानी माँ की, जो कई परेशानियों में घरेलू इलाज में इसबगोल, नींबू का अचार या पुदीना दिया करती थी और ठीक भी हुआ करते थे। ठीक हुआ करते थे तभी तो आपके चेहरे पे भी आ रहा है हाँ ऐसा होता था, तो वो ठीक हुआ करते थे। और इनका रेफरेंस किसी एलोपैथी की किताब में नहीं मिलता। मेरा सिर्फ ये मानना है कि एक बार सोचना शुरू कीजिए कि अगर तमाम टीम ऑफ डॉक्टर्स ने कह दिया कि बीमारी लाइलाज है, ये उन डॉक्टर्स की ओपिनियन हो सकती है, ये यूनिवर्स की ओपिनियन नहीं हो सकती है। और जो मेरे वीडियो जिनका लिंक हम आपको बताएंगे, मैंने पहले वीडियो में ये बताया है कि 2004 में मैं अपनी समस्याओं से इतना परेशान था कि मैं एक मित्र के पास ये पूछने के लिए गया था कि मरने का कोई आसान तरीका बता दीजिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ बचा नहीं था। और वहां से आते आते वो यात्रा का आज ये पड़ाव हो जाएगा, ये मैंने भी 18 साल पहले नहीं सोचा था। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी समस्या क्यों ना हो, बस एक बार सोचना शुरू कीजिए, और जब आप सोचना शुरू करेंगे तो आगे से आगे रास्ते निकलते चले आएंगे, और बहुत रास्ते निकलेंगे। और मेरे हिसाब से कुछ भी मुश्किल नहीं है तमाम दवाइयों से एक कम समय सीमा के अंदर छुटकारा पा लेना। अगली चीज, कभी आपने डिस्कवरी चैनल, एनिमल प्लैनेट ये सब देखे हुए? ध्यान दीजिएगा, हिरण का झुंड भागता है, गाय का झुंड भागता है। हमारे यहाँ तो मुश्किल से 2, 3, 4, 5 साल के बच्चे भागते हैं, और हम लोगों की उम्र तक आते आते अक्सर चलना भी थका हो जाता है। एक ये मुद्दा था कि ये क्यों होता है, हम क्यों थकते हैं और जंगल में क्यों नहीं जानवर थकते हैं? कारण ये है कि वो कच्चा खाना खाते हैं और उनकी लाइफ में पोजीशन नहीं होता, और हमारे जीवन में पका खाना हमारे जिंदगी का इंग्रेडिएंट बन चुका है। और पोजीशन ये दूसरी समस्याओं की जड़ है कि दरवाजे के अंदर जो कुछ है वो हमारा है और दरवाजे के बाहर जो कुछ है वो हमारा नहीं है। ये एक चीज है। दूसरा ध्यान एक इसी घटना से दिलाता हूं। जंगल में जो जानवर होते हैं ना, उनमें बुढ़ापा नहीं आता। क्यों? एक रीजन तो कच्चा खाना है। हमारे यहाँ बुढ़ापा जो है ना, बुढ़ापा और बीमारियां ये इतनी आसानी से आती हैं। इसका उदाहरण देता हूं, आपको आनंद आएगा इसमें कि बुढ़ापा क्या होता है। जंगल में शेर जब हिरन के झुंड का पीछा करता है, यकीन मानिए वो बूढ़े हिरन को नहीं पकड़ पाता है, वो उस हिरन को पकड़ पाता है जिसका किसी एक्सीडेंट की वजह से पैर टूट गया। क्योंकि बुढ़ापा आता नहीं है या बहुत देर से आता है। और हमारे यहाँ क्या है, 90 साल वाला 80 साल वाले से कहता है तू जवान है मैं बूढ़ा हूं, 80 वाला 70 साल वाले से, 70 वाला 60 वाले से, 50 वाला 40 वाले से। समस्या यहीं पे खत्म नहीं होती जब 30 साल वाला भाई अपने 20 साल वाले भाई से कहता है कि तू क्या जाने कि 30 साल में हड्डियां कितनी घिस जाती हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि शर्म उनके ऊपर करूं या अपने ऊपर कि ये बात उन तक पहुंचा नहीं पाया। कहने का मतलब ये है बुढ़ापे और उम्र की चिंता मत कीजिए,
बहुत आसान है, जो मैं आगे बताने जा रहा हूं आपको, इसको फॉलो करेंगे, आप खुद देखेंगे कि बेहतर जिंदगी कितनी आसान हो सकती है। और फिर जब आप सभी लोग इतनी बड़ी संस्था से जुड़े हुए हैं और इतने बड़े समर्थक हैं जो क्लीनिंग थेरेपी को प्रमोट करने जा रहे हैं, और इसमें कोई खर्चा भी नहीं, किसी भी तरह का कोई खर्चा नहीं है। अभी आपको मैं बजट वगैरह भी बताऊंगा कि किस तरह से आप घर बैठे इसको बिना डॉक्टर के इन्वॉल्वमेंट के कर सकते हैं। जो किताब मैंने बताई है, ये भी अपना इलाज अपने हाथ है, थेरेपी भी पूरी तरह से अपना इलाज अपने हाथ है। आपको कुछ भी किसी डॉक्टर को सपोर्ट करने की मिलने की जरूरत नहीं है। और ये थेरेपी इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च के साथ विचाराधीन है। मैंने जियो टॉक दिया हुआ है, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टॉक है। और अब मुझे भी लगता है कि इसके प्रचारक और समर्थक बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि ये कितनी स्ट्रांग है। हम आगे बात शुरू करते हैं कि बीमारियां आती कहां से हैं। मैंने बताया कुक फूड पॉल्यूशन, दो चीजें बताई। प्रदूषण, प्रदूषण से जुड़ी हुई सब चीजें आप मान लीजिए, जैसे सवारियों का धुआं, ऑक्सीजन लेवल कम होना, खाना, पका खाना, तमाम तरह के तनाव, ये सब मान लीजिए जो जंगल की जिंदगी में नहीं थे और हमारी जिंदगी में हैं। अब इसका असर क्या होगा? सभा से सीधा खड़ा प्रश्न एक, क्या ऐसा हो सकता है कि इन कारणों से शरीर के विभिन्न अंगों ने अपना काम करना थोड़ा कम कर दिया? इसका जवाब मुझे हाँ या ना में चाहिए होता है। मेरा प्रश्न बिल्कुल सिंपल है कि कुक्ड फूड पॉल्यूशन, प्रदूषण, इन सब के चलते क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे शरीर के अंगों ने अपना काम करना थोड़ा कम कर दिया हो? बस, इसके अलावा कुछ नहीं। और अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं हुआ है, तो आपको इस सभा की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि पिछले 5 साल में आपका एनर्जी लेवल उतना ही है जितना 5 साल पहले था, तो आपको इस सभा की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि पिछले 5 साल में, 2 साल में, 10 साल में आपका एनर्जी लेवल कम हुआ है, मैं किसी टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इस बार में बात कर रहा हूं कि आपको महसूस कैसा होता है। तो हम सब के शरीरों ने अपना काम करना कम किया है। ये मुद्दा बाद का है कि 10% कम किया है, 20% कम किया है, 40% कम किया है, वो बाद की बात है। पहले तो ये कि कम किया है या नहीं। अब अगर 10% किया है, 40% किया है, ये मेरे लिए वार्ता का मुद्दा नहीं है। मैं तो ये जानना चाहूंगा कि क्या आप चाहते हैं कि अगर शरीर के अंगों ने अपना काम करना कम किया है, तो एक बार उनको अपनी पुरानी शक्ति वापस मिलने का मौका दिया जाए? सिर्फ इतनी सी बात। और जो मैं बात कह रहा हूं, इसमें आपके साथ के कई लोगों ने ये प्रयोग किए हुए हैं, और वो सब इस बात के गवाह हैं कि यस, इट इज पॉसिबल एंड इट शुड बी डन। और इसीलिए हम और आप यहां सभा में साथ साथ हैं। अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले किडनी के साथ। हाँ, उसके पहले एक चीज और बता दूं। ये जो क्लीनिंग थेरेपी की बुक है, इसमें कौन कौन से क्लींस हैं? किडनी क्लींस, एसिडिटी क्लींस, लिवर क्लींस, जॉइंट क्लींस, कोलन क्लींस, हेयर क्लींस, माउथ क्लींस, थायराइड क्लींस, लंग क्लींस, ओवरियन पीसीओएस क्लींस, यूट्रस क्लींस, फर्टिलिटी क्लींस, फैलोपियन ट्यूब क्लींस, वेजाइना क्लींस, कंसीव नेचुरली, और इसके अलावा आई क्लींस, ईयर क्लींस, पैंक्रियाज क्लींस, टोटल मिला के 28 क्लींस हैं। 7 पे वीडियो बने हुए हैं। इसके अलावा 40 वीडियो मैंने अभी और बनाए हैं अलग अलग क्लींस के ऊपर, और फाइन पॉइंट्स को इंक्लूड करके। 14 के करीब ये किताब में है, और इसके अलावा जो है वो वेबसाइट में, जो बहुत छोटे छोटे थे और बहुत पॉपुलर नहीं थे। जैसे हमारा आई क्लींस है,
आंखों की रोशनी को बढ़ा देता है और ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। सीधी सी बात है, अगर हल्दी की पट्टी रखने से आंख से जहर निकल जाता है तो विजन तो इंप्रूव होगा ही होगा ना। ओके, हम बात करते हैं किडनी क्लींस की। सबसे पहले मैं किडनी क्लींस की बात करता हूँ। क्या आप जानते हैं कि किडनी क्या काम करती है? हर जना कहने वाला है, अरे करना क्या है, किडनी एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, शरीर से कचरा निकालती है बस। नहीं, किडनी के और भी काम है। सुनेंगे तो आपको भी मजा आएगा। ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, एसिडिटी अल्कलिनिटी बैलेंस, फ्लूइड लेवल बैलेंस, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन का सिंथेसिस, आरबीसी बनाने के लिए मैसेज देना, मतलब खून बनाने का मैसेज देना, हीमोग्लोबिन, तमाम हार्मोन्स और विटामिन डी का एक्टिवेशन, ये सब फंक्शन किडनी के हैं। अब सोचिए आप, अगर किडनी का काम अपना नहीं ठीक से हो पाया तो होगा क्या? सारी समस्याएं आएंगी। अब एक उदाहरण लेता हूं आपके साथ। क्या आपने स्वयं के लिए, परिवार के सदस्यों में या परिचितों में कभी सुना है कि किसी को कैल्शियम लेवल डाउन हुआ? बड़ी कॉमन चीज है, फीमेल्स में बहुत कॉमन है। रिपीट करता हूं, क्या आपने कभी सुना है कि कैल्शियम का लेवल डाउन हुआ? जरूर सुना होगा। जब कैल्शियम का लेवल डाउन होता है तो करते क्या? शेल्कर टैबलेट्स, दूध पीना शुरू कर देना, जो आपकी मर्जी है आप करना शुरू कर दीजिए। 6 महीने तक पूरे धर्म परायणता के साथ सारे नियम फॉलो कीजिए, आपने से कुछ नहीं किए भी होंगे। अब मेरा प्रश्न ये आता है, क्या 6 महीने के इस पूरी प्रोसेस के बाद कभी ऐसा हुआ कि उनका कैल्शियम लेवल नॉर्मल हो गया हो? ये तो कभी होता ही नहीं। आपकी दवाई की आदत पड़ चुकी है और आप दवाई लेते चले जा रहे हैं, और इस पूरी प्रोसेस में फायदा किसका हो रहा है? डॉक्टर का, केमिस्ट की दुकान का, फार्मेसी कंपनी का। आपका क्या हुआ? चूड़ा किसको लग रहा है? ये ध्यान देने की बात है। मैं बताता हूं, मेरी गारंटी है 30 दिन में कैल्शियम लेवल मोस्टली नॉर्मल आ जाता है। अब मैं बताता हूं गलती कहां पे हुई और मैं बताता हूं सोल्यूशन क्या था इसका। आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, ये सच है, लेकिन कैल्शियम सप्लीमेंट्स दे के उसका इलाज करना ये गलत है। अब गलती थी कहां पे? गलती यूं थी कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी इसलिए हुई कि आपके मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के खाने में कैल्शियम के इंग्रेडिएंट्स तो पूरे थे, लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि इनको एब्जॉर्ब करने की जो प्रोसेस थी वो कमजोर हो गई थी। एब्जॉर्ब करने की प्रोसेस खासतौर से किडनी से शुरू होती है, जहां पे विटामिन डी की कार्रवाई होती है। विटामिन डी के लिए सूरज की धूप चाहिए और पावरफुल किडनी चाहिए। वो जब नहीं थी तो एब्जॉर्प्शन कमजोर हो गया। जब एब्जॉर्प्शन कमजोर हुआ तो आपने सप्लीमेंट्स लेना शुरू किए। थोड़े दिन तो अच्छा लग सकता है, लेकिन सप्लीमेंट्स लेने के बाद तो नेचुरल एब्जॉर्प्शन और भी कमजोर हो जाता है। और जब नेचुरल एब्जॉर्प्शन और भी कमजोर हो जाएगा, आप समझ सकते हैं क्या होगा। थोड़े दिन में स्टोन बनने लग जाते हैं और अन्य तकलीफें बढ़ जाती हैं और आदत पड़ जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि कैल्शियम लेवल ठीक हो जाए तो ये तरीके बहुत आसान है। क्लीनिंग थेरेपी से उनका हम एब्जॉर्प्शन इंप्रूव कर देते हैं। विस्तृत चर्चा आगे करेंगे इस बारे में। अब आते हैं एक और एग्जाम्पल पे, जो आपके घर का ही एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल है। आपने कभी सुना है कि किसी को पीठ में दर्द हुआ हो, बैक की प्रॉब्लम? जब बैक की प्रॉब्लम होती है तो क्या करते हैं? जब पीठ के दर्द की समस्या होती है, हम हो या आप हो, कोई भी तुरंत दवाई नहीं लेना चाहता। हम लोग मजबूरी में एज ए लास्ट ऑप्शन दवाई लेते। जब पीठ में दर्द हुआ है तो हम दवाई नहीं लेते हैं, और दर्द हुआ और 2-4 दिन में ठीक हो गया।
कि बिना दवाई के कितना अच्छा हुआ, दर्द हमारा ठीक हो गया। दर्द ठीक होने के बाद हफ्ते 10 दिन में फिर लौट के आया, और इस बार बजाय 2 दिन के 3-4 दिन रुका। हमने फिर दवाई ली, फिर और धीरे धीरे सिचुएशन ऐसी आती गई कि दर्द बढ़ता गया और हमको दवाई लेने की जरूरत पड़ी। फिर हमने क्या किया, घर में, परिवार में, मित्रों में चर्चा की, भाई पीठ का दर्द हो गया, जा नहीं रहा है, बड़े परेशान रहते हैं, और बैठने पे ध्यान और सोने पे ध्यान और फ्लैट बेड, ये सब शुरू हो गया। तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शंस की लिस्ट सामने आ गई। भारी वजन नहीं उठाना, सीढ़ी पे ध्यान से उतरना, ध्यान से चढ़ना, बाल्टी नहीं उठाना, झटके में नहीं उठना, एसओएस के लिए ये दवाई लगा लेना, मूव लगा लेना। फिर मेरा सभा से सीधा खड़ा प्रश्न एक ही, ऐसा करने के बाद कितने लोगों का पीठ का दर्द हमेशा के लिए ठीक हो गया? तो पीठ का दर्द तो ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि हम कारण का तो इलाज कर ही नहीं रहे थे, हम तो लक्षणों के लिए एक रिलीफ मेजर दे रहे थे कि भाई बच के रहो। मैं आपको बताता हूँ पीठ का दर्द क्यों हुआ, ये भी मेरा 30 डेज गारंटी में कवर्ड है। ये 2 बीमारियों के बारे में खासतौर से मैं चर्चा इसलिए करता हूं क्योंकि ये बहुत कॉमन है, घर घर की समस्या है। पीठ का दर्द इसलिए बिल्कुल नहीं हुआ क्योंकि पीठ में कोई चोट लगी थी, ये नहीं हुआ था। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं पीठ का दर्द लेके, डॉक्टर को अच्छी तरह मालूम होता है कि आपकी पीठ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपका चेहरा और आपके कपड़े देख के असेस करते हैं कि वो आपका एक्सरे कराएं या वो आपका एमआरआई कराएं। 100% केस में डॉक्टर को पहले से पता होता है कि आपका एक्सरे और एमआरआई आपका क्लियर आने वाला है। आपको अंदाज है कि एक एक्सरे कितने का पड़ता है? आप कहेंगे 500-600 रुपए का। मेरा कहना है आपका जवाब बिल्कुल गलत है। क्यों? एक एक्सरे 500-600 रुपए का नहीं पड़ता है। आप उस दिन के लिए छुट्टी लेते हैं या काम से अलग होके जाते हैं, परिवार चिंता में रहता है, पूरी सावधानियां बरतते हैं, अपॉइंटमेंट लेने के लिए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट का खर्चा अलग, और उस रिपोर्ट का बेसब्री से घर पे इंतजार हो रहा होता है। आप सब समझते हैं कि अगर इन सब की कीमत लगाई जाए तो काफी ज्यादा होगी। मेरा फिर कहना है कि टेस्ट की तो जरूरत थी ही नहीं। अगर पीठ का दर्द किसी चोट की वजह से नहीं, और चोट हो भी ना, तब भी क्या जरूरत क्या है एक्सरे की? स्कूटर का फार्मूला याद कीजिए। स्कूटर में आपने टेस्ट नहीं कराया था, इलाज कराया था। अभी भी आपको टेस्ट की नहीं जरूरत है, आपको इलाज की जरूरत है। मैं बताता हूं इलाज आएगा कहां से और बीमारी थी कहां पे। कुक्ड फूड, पॉल्यूशन, पोल्यूशन, इन सब की वजह से बॉडी में टॉक्सिन्स का लेवल बढ़ता चला गया। नेचर ने इसके लिए कभी परमिशन नहीं दी थी। नेचर ने तो कभी कहा भी नहीं था कि खाना पका के खाओ। आज भी कोई जानवर खाना पका के नहीं खाता है। इन सब कारणों से शरीर में टॉक्सिन्स का लेवल बढ़ता चला गया, और अक्सर 30, 35, 40 साल की उम्र में जब टॉक्सिन्स का लेवल थ्रेशोल्ड लेवल से क्रॉस कर गया तो बॉडी ने L4, L5, ये वीक स्पॉट होता है बॉडी का, क्योंकि हम सब अक्सर थोड़ा ज्यादा वेट लिए रहते हैं, तो उस वीक स्पॉट पे बॉडी ने सिग्नल दिया कि ये दर्द है, समझ जाओ, क्योंकि बॉडी में टॉक्सिन्स का लेवल ज्यादा है। बजाय इसके कि हम टॉक्सिन्स का लेवल कम करें, हमने तो कुछ और चालू कर दिया कि उस दर्द को दबा दें, और उस दर्द को दबाने के लिए चाहे जितना भी एक्सरसाइज आप कर लीजिए, जो मैंने एग्जांपल दिए थे, दर्द नहीं जाएगा। लेकिन अगर क्लीनिंग थेरेपी फॉलो करके आपने शरीर से जहर बाहर निकाल दिया, आपको ना एक्सरे की जरूरत थी, ना एमआरआई की जरूरत थी, बस सीधे सीधे दर्द चला गया, खत्म। और वो तब तक वापस नहीं आएगा जब तक कि वापस शरीर में टॉक्सिन्स का लेवल उतना ही नहीं हो जाता, और इसमें काफी वक्त लगता है, ये तुरंत का तुरंत नहीं हो जाता है। टॉक्सिन्स का ये जमावड़ा एक दिन या एक हफ्ते या एक महीने का नहीं होता। एक बार में जो टॉक्सिन्स निकलते हैं उनको वापस आने में काफी समय लगता है। ये हुई बात किडनी के बारे में कि फंक्शंस, और इस तरह से हम किडनी ब्लड प्रेशर रेगुलेशन का काम करती है। हम किडनी बॉडी में
फ्लूइड बैलेंस का काम करती है। हम 2 लीटर पानी पिए या 1 गिलास पानी पिए, किडनी मेंटेन रखती है उसको कि हमको कितना पानी रखना है, कितना निकालना है। सोचिए अगर किडनी कमजोर हुई तो कहां कहां फर्क पड़ेगा, ये जानने वाली बात है। इसीलिए, और दूसरी बात, हमारे शरीर के सभी अंग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हमारा एक क्लींस और क्लींस को भी इफेक्ट करता है। और सबसे ज्यादा चर्चा हम करेंगे लिवर क्लींस के बारे में वक्त आने पे। अभी हम खाली किडनी क्लींस की चर्चा करने जा रहे हैं। मैं आपको भुट्टे के बाल दिखाना चाहता हूं। किडनी क्लींस के लिए हम भुट्टे के बाल या पार्सली की पत्ती या तरबूज के बीज कूट के इनका इस्तेमाल करते हैं। इनको उबाला जाता है। इनको उबालने के बाद इनका पानी पीना होता है। इस पानी को पीने से किडनी के अंदर के नेफ्रॉन्स शॉर्ट टर्म के लिए हाइपर एक्टिवेट हो जाते हैं और खून में से कचरा निकाल के साफ कर देते हैं। और इमेजिन कीजिए 35, 40, 50 साल का कचरा अगर चौथाई भी निकल गया, और इतना निकल जाता है, एक ही बार निकल जाता है, अगर चौथाई भी निकल गया तो आप सोच सकते हैं लाइफ कितनी बेहतर हो जाएगी। तो प्रोसेस एक बार फिर से बताता हूं। एक मिनट मैं देखता हूं अगर कितनी बाल रखे हो, दिखाता हूं आपको। ये है, ये 2 पैकेट या 1 पैकेट। क्वांटिटी के बारे में भी मैंने लिखा हुआ है। अलग अलग लोगों को अलग अलग क्वांटिटी लगती है। मेरा इसके ऊपर भी वीडियो है कि मैं कैसे किडनी क्लीन करता हूं। तो इसका पानी पीने के बाद यूरिनेशन बढ़ जाता है और टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। और क्या क्या होता है सुनिए। एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, आंखों के नीचे की झाइयां निकल जाती है, अंदर से जहर निकल रहा है। सोचने वाली बात है कि अंदर से जहर निकल रहा है। आंखें ज्यादा सफेद हो जाती है, हीमोग्लोबिन लेवल इंप्रूव कर जाता है। लेडीज को पीएमएस की प्रॉब्लम में एकदम से बढ़िया फर्क दिखाई देता है। नींद गहरी आती है और ताजगी महसूस होती है। सोचिए कितना अद्भुत है ये प्रकृति की व्यवस्था, और हम बस इससे थोड़ा सा है। तो ये किडनी क्लींस के लिए हम तीनों में से किसी एक चीज को इस्तेमाल करते हैं। इस 1.5 घंटे की चर्चा में हम शायद सभी चीजें कवर ना कर पाए, तो मेरा आपसे निवेदन होगा कि मेरी वेबसाइट templeofhealing.org पे जाके देखिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और हमारा यूट्यूब चैनल है जिसमें बहुत सारे प्रोसेस दिए हुए हैं और बहुत डिटेल में दिए हुए हैं। मैंने सामने करके भी अलॉन्ग विद रीजंस बताए हुए, और करके देखें। और फिर आखिरी बात किडनी क्लींस के बारे में ये, या क्लीनिक थेरेपी के बारे में ये, कि इस चर्चा को सुनने से आपको उतना लाभ नहीं होगा जो ऑफकोर्स करने से होगा। तो करना बहुत जरूरी है। हम आते हैं राजेश जी, क्या उचित होगा कि हम लोग प्रश्न उत्तर बीच में लेते रहे या लास्ट में लें, जैसा आप चाहिए। जी जी, जैसा आप चाहें प्रश्नोत्तर ले सकते हैं। हाँ लेते हैं, बीच में लेते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक की चर्चा के बारे में? किसी का कोई क्वेश्चन? पवन खंडेलवाल सर, आप अनम्यूट कर सकते। सर नमस्कार। मुझे लगता है सर कि एंड में लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। सारे और इकट्ठे होके नोट डाउन करते रहेंगे सारे साथी हमारे, और एंड में हम ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ऑर्गेनाइजर इज सुप्रीम। ठीक है, हम एंड में लेंगे। मंजूर। ये हुआ किडनी क्लींस के बारे में चर्चा। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लींस है एसिडिटी।
50 साल पहले, 100 साल पहले, जरा पैटर्न ध्यान कीजिएगा बीमारियों का। 200 साल पहले चेचक, प्लेग, बड़ी बीमारियां हुआ करती थी, गांव के गांव साफ हो जाया करते थे। धीरे धीरे वो गई, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इन्होंने अपना अड्डा जमाया और बढ़ती चली गई। लेकिन उसी बीच में एक उससे भी बड़ी समस्या शुरुआत छोटे से हुई और तेजी से आगे बढ़ती चली गई। ध्यान कीजिएगा साथियों, 25 साल पहले मुझे याद नहीं आता कि किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम रही, और आज आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे जिधर देखिए सब एसिडिटी, खट्टी डगर, इनसे परेशान है। हाँ, मुझको छोड़ के। हम आपको बताने जा रहे हैं कि एसिडिटी क्या होती है। एसिडिटी का एक मेजरमेंट है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच कहलाता है, जिसमें 7 न्यूट्रल होता है, 7 के ऊपर अल्कलाइन और 7 के नीचे एसिडिक होता है। 7 न्यूट्रल, 7 के ऊपर अल्कलाइन और 7 के नीचे एसिडिक। हमारी बॉडी में पीएच के 3 मुख्य मेजरमेंट्स हैं। सबसे पहला है ब्लड, जिसका पीएच लेवल 7.4 या 7.35 से 7.45 की रेंज में रहता है। ब्लड स्लाइटली अल्कलाइन। दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड का फ्लूइड, जिसमें मैसेजिंग होती है, संदेश ऊपर से नीचे तक स्पाइनल कॉर्ड के फ्लूइड से जाते हैं। पीएच 7.4। और तीसरा है हमारी सलाइवा का पीएच। न्यूली बॉर्न, नॉर्मल डिलीवरी, जिसकी मां प्रेगनेंसी में कोई दवाई ना खाई हो और रॉ फूड लिया हो, जैसा जंगल के नियम थे, तो उस न्यूली बॉर्न बेबी के सलाइवा का पीएच 7.4 होता है। ये प्रकृति की व्यवस्था है। और 7.4 पीएच वाला बच्चा कैसे भागता है, जैसे जंगल के हिरन। ठीक है, अब देखिए फर्क कहां कहां आया। ये व्यवस्था की प्रकृति ने रखा हमको जंगल में, जहां हवा का पीएच 7.1, 7.2, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बहुत हाई है और वहां पे जंगल बहुत है और कोई पोल्यूशन नहीं। ये प्रकृति ने बनाया। दूसरी चीज, पानी। जंगल में बहने वाला पानी भी अल्कलाइन होता है और शहर में बहने वाला पानी और नलों में आने वाला पानी एसिडिक होता है। ये प्रश्न बाद में आएगा कि वो एसिडिक है या ज्यादा एसिडिक है, लेकिन एसिडिक है क्योंकि उसको क्लोरीन से साफ किया जाता है और वो जिस प्रक्रिया से होकर गुजरता है, आप समझ सकते हैं शहरों में पोल्यूशन कितना है, इसका असर पानी और हवा दोनों पे किस तरह से आ रहा है। एक बार सिर्फ कल्पना करके देखें। ये हुई बात हवा और पानी की। खाने के लिए प्रकृति ने इंसानों के लिए बनाया कच्ची हरी सब्जियां, जैसे बकरी खाती है। ये प्रोविजंस है ह्यूमन बींग्स के लिए। अब हमने क्या किया, पहली चीज इसको पकाना शुरू किया, और दूसरी चीज चाय, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, हार्ड ड्रिंक्स, सभी तरह की शराब, सभी तरह का नॉनवेज फूड, ये सब कुछ एसिडिक है। ये चर्चा बाद में कि कम एसिडिक है, ज्यादा एसिडिक है, लेकिन ये सब कुछ एसिडिक है। अब आप देखिए, जंगल ने जो नियम बनाए थे और जो हमने तोड़े बार बार, कई कई बार, कितना फर्क आता गया। और ये बॉडी भी आखिर कितना साथ देगी। जब तक बस चला तब तक चला, जब नहीं चला तो सिम्टम्स देने लग गई। एक और मजेदार बात बताऊं, आपके घर में खासतौर से 50+ में मान लेते हैं, क्योंकि ये बीमारियां अक्सर बच्चों में नहीं आती। पेन इन जॉइंट्स, आप जाएंगे एक्सरे कराने के लिए,
ऑर्थोपेडिक सर्जन। मैं बताता हूं जोड़ों में दर्द का कारण क्या होता है और मैं 1 महीने में गारंटी देता हूं, पूरा नहीं तो आधा तो निकल ही जाएगा। और निकलने का मतलब ये है कि दोबारा लौट के नहीं आएगा, क्योंकि इलाज में और रिलीफ, क्योर और रिलीफ में बहुत फर्क है। कितना फर्क है बताता हूं। ज्वाइंट पेन के लिए पेन किलर देने से आपको 6 घंटे के लिए बड़ा अच्छा लगेगा कि आप ज्वाइंट फ्री हो गए। अब सुनिए ज्वाइंट पेन की शुरुआत कैसे हुई। टॉक्सिन्स एक अलग चीज है, वो हम ज्वाइंट क्लीन में चर्चा करते हैं, लेकिन एक बेसिक चीज समझिएगा। हम कुछ भी खाते हैं, ऑर्गेनिकली ग्रोन रॉ वेजिटेबल्स अल्कलाइन थी, बाकी सब एसिडिक था। हरी सब्जियां पका के अल्कलाइन रहती हैं, लेकिन इफेक्ट कम हो जाता है। ये सब हमने आपको बताया। बार बार रोज रोज लगातार एसिडिक खाना खाने से आखिर होगा क्या? सलाइवा का पीएच डाउन होने लगेगा। सलाइवा का पीएच 7.4 से 3, 7.2, 7.1, 6.9। हम लोग औसतन 5.5 पीएच वाले सलाइवा पे हैं। इसका मतलब शरीर अंदर से एसिडिक ठीक ठाक हो चुका है। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। स्पाइनल कॉर्ड का फ्लूइड और खास तौर से ब्लड का पीएच 7.4 मैंने बताया, और ब्लड को चलने के लिए अपना पीएच मेंटेन करना जरूरी है। और ब्लड आपसे कह रहा है कि हमको अल्कलाइन चाहिए और उसका संदेशा आप तक नहीं पहुंच रहा है। अब बॉडी में सिम्टम्स आने लगते हैं एसिड्स के। एक कदम और आगे बढ़ते हैं। सिम्टम्स आने लग गए एसिड्स के और आपने तब भी अल्कलाइन नहीं दिया। ब्लड को अपना पीएच मेंटेन करना है, 7.4 से 7.35 तक ठीक है, उसके नीचे डेथ हो जाएगी। ब्लड के पास 2 चॉइस है, या तो डेथ या फिर वो कहीं से भी अल्कलाइन लेके आए। ब्लड के पास तीसरा रास्ता नहीं है। नेचर की पॉलिसी है लाइफ प्रोटेक्ट करने की, तो ब्लड को मजबूरन ये डिसीजन लेना पड़ता है कि कहीं से भी अल्कलाइन लेके आओ, लाइफ चलती रहनी चाहिए। और आप अल्कलाइन दे नहीं रहे हैं। अल्कलाइन क्या है? कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, मैंगनीज, फास्फोरस। समझ सकते हैं आप? आप दे नहीं रहे हैं। ब्लड को चाहिए वरना डेथ हो जाएगी। ब्लड का काम है डेथ को रोकना, तो ब्लड आपके शरीर से अल्कलाइन खींचता है तोड़ के आपकी मांसपेशियों से और आपकी हड्डियों से। ये अल्कलाइन इसलिए जाता है क्योंकि आपकी लाइफ चलती रहे। ऐसे हार्मोन्स बनते हैं ब्लड में जो कहीं से भी अल्कलाइन लेके आते हैं क्योंकि लाइफ चलती रहे। अब सोचिए, ऑलरेडी डिप्लीशन था, एसिडिटी बढ़ी हुई थी, एक कदम उसमें और आगे बढ़ गया। और यही कारण है कि एसिडिटी बढ़ने के साथ साथ शरीर में थकान, हड्डियों में कमजोरी, दर्द, ये सब बढ़ता चला जाता है। ये तो हुई समस्या, और मुझे उम्मीद है कि समस्या आपको रजिस्टर हुई होगी, आप पकड़ पाए होंगे उसको ठीक से। अब इसका जवाब क्या है और सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन भी आसान है, खासतौर से आजकल तो जाड़े के दिन। हरी सब्जियां कच्ची खाई जाए और ज्यादा खाई जाए। ये ध्यान दीजिएगा कि 40, 45, 50 साल का जो टॉक्सिन लेवल है ना, वो एक दिन में इससे कम नहीं होता। लिवर क्लींस बम्बार्डमेंट है जिसकी हम चर्चा आगे करने जा रहे हैं। हरी सब्जियों का जूस बहुत पावरफुल है। हरी सब्जियां क्या होती है? भरपूर होती है क्लोरोफिल से। केमिकल फार्मूला क्लोरोफिल का और ब्लड का केमिकल फार्मूला बहुत करीबी होता है। क्लोरीन और मैग्नीशियम के सब्स्टिट्यूशन से क्लोरोफिल ब्लड में
कन्वर्ट हो जाता है और क्लोरोफिल को ग्रीन ब्लड कहा जाता है। और ये प्रकृति की व्यवस्था थी ऐसी, और हम तो पिज्जा बर्गर समोसा के चक्कर में क्लोरोफिल को भूलते चले जा रहे हैं। बाय द वे फिर याद दिला दूं, मैं पिज्जा बर्गर समोसा भी जी भर के खाता हूं अभी भी, विदाउट रिस्ट्रिक्शन। मुझे कहना आपसे ये कि लाइफ स्टाइल में चेंज करने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी चीजें जान लीजिए, करेक्टिव मेजर्स लेते रहिए और लाइफ एंजॉय करते रहिए, क्योंकि खाना ठीक से न खाना भी पाप है। आगे बढ़ते हैं। हरी सब्जियों का जूसर लेना होता है, 10-15 हजार का आता है, किसी भी कंपनी का कहीं से भी। मिक्सर से काम नहीं चलता है, क्योंकि जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड है उसमें हमें जूस चाहिए। मिक्सर उसकी लुक भी बना के अलग कर देता है और क्वांटिटी काफी ज्यादा चाहिए। मैंने जो स्टैंडर्ड रिकमेंड किया है, 200 मिलीलीटर जूस दिन में 3 बार, 1 हफ्ते तक लें। 200 मिलीलीटर जूस दिन में 3 बार 1 हफ्ते तक लें और देखें कि जिंदगी में कितना फर्क आता है। और मेरा दावा है कि 8वें दिन आप कहेंगे ये सही इलाज था, डॉक्टर राजेश आपने हमको अभी तक क्यों नहीं इसके बारे में बताया। तो इसको करेंगे। अब सवाल ये उठता है सब्जियां कौन कौन सी लेनी है। सबसे पहली जो ताजी मिल जाए, जो लोकल, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सोटिक वेजिटेबल्स की प्लानिंग नेचर में नहीं की थी। नेचर ने कभी कहा ही नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया से सब्जी लेके यहाँ पे खाई जाए। माइग्रेशन एंड लार्ज स्केल माइग्रेशन, ये भी नेचर की प्रोसेस में नहीं था। जो जहां रह रहे हैं वहां की जो चीज लोकल है उसकी वो सब्जी गिना रहा हूं एक एक करके। पुदीना, लौकी, गाजर, शिमला मिर्च, हरा टमाटर, आंवला, नींबू। नींबू के बीज निकाल के, लेकिन छिलके के साथ। आप खुद सोच सकते हैं, आप लोग किचन से कनेक्टेड भी रहे हैं, कई महिलाएं भी हैं, तो आप बेहतर जानते हैं जिनका जूस निकाला जाता है। टेस्ट के हिसाब से अपना मैनिपुलेशन कर लें। क्वांटिटी जितनी ज्यादा लें उतना अच्छा है, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स शरीर के लिए कच्चे रूप में कभी भी ज्यादा होती ही नहीं। इनफैक्ट पका हुआ खाना चबाने में अच्छा होता है और कच्चा खाना चबाने में मुश्किल लेकिन पचाने में आसान होता है। और कभी आपने महसूस किया हो, गाजर खाए हुए या फल खाने के बाद हम हल्कापन महसूस करते हैं, और भारी खाने के बाद हमको चबाना तो आसान होता है लेकिन पचाना उसका मुश्किल होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। ये जूस आपको कई कदम आगे बढ़ा देगा। और देखते आइए, इनफैक्ट थ्योरी तो यहां तक कहती है कि अगर सलाइवा का पीएच अल्कलाइन रहता है तो कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। और शायद यही कि गांव के बच्चे मिट्टी में खेलते हुए कम बीमार पड़ते हैं। ये हुई चर्चा हमारी। एक तो पहले हमने जनरल इंट्रोडक्शन दिया कि क्लीनिंग थेरेपी क्या है। उसके बाद बात की हमने कि किडनी क्लींस क्या है। उसके बाद बात की हमने एसिडिटी क्लींस क्या है। और अब हम बात करने जा रहे हैं कि लिवर क्लींस क्या है। लिवर क्लींस हमारा मास्टर क्लींस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं कहता हूं कि सबसे पहले सभी को लिवर क्लींस करना चाहिए। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं, एक ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और ये एप्सम सॉल्ट है। इसी के लिए मैं कहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट है शुरुआत इसी से करें। और इसी के लिए मैं कहता हूं कि अगर आप किसी बचपन तक के साथ पढ़े हुए जिगरी डॉक्टर दोस्त से बात करेंगे ना, वो भी कहते हैं ये सब क्या इलाज है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, देख लो करके, आप डर जाते हैं और आप रुक जाते हैं। तो अगर इसके बारे में आपको किसी से पूछना है कभी, तो उन लोगों से बात कीजिए जो ये किए हुए हैं। हमारे साथ ही यशपाल गुप्ता जी आपके साथ रहेंगे इस बारे में गाइड करने के लिए, आगे भी रहेंगे। राजेश जी हैं, डॉक्टर राजेश जी, ओके, अमरीश जी हैं। एक कल्पना कीजिए कि आपके लॉन या गार्डन में एक पाइप पड़ा हुआ है जिससे पानी का सिंचाव होता है और आपकी प्यारी घास को पानी दिया जाता है। 1 साल, 2 साल, 5 साल के बाद उस पाइप के अंदर काई लग जाती है। सवाल ये उठता है, अब काई लग गई है और पानी का फ्लो कम हो गया है, अब क्या किया जाए।
पाइप बदल लें, ये पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि हम जो तुलना करने जा रहे हैं वो हमारे शरीर के आर्टरीज और वेन्स के साथ। हमारे आर्टरीज और वेन्स, शिरा और धमनियों के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल रूपी काई का जमावड़ा हुआ है, इसको निकालना है। पानी का बहाव तेज कर देना जवाब नहीं है, क्योंकि ऐसा एक दो बार किया जा सकता है, फिर वही लेवल बढ़ जाएगा। सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा प्रोसीजर पॉसिबल है जिससे शरीर के आर्टरीज और वेन्स के अंदर जमा हुआ ये कोलेस्ट्रॉल निकाला जा सके? और मेरा कहना है कि जी हाँ, है पॉसिबल। हम बात करने जा रहे हैं लिवर क्लींस की। लिवर हमारी बॉडी की केमिकल फैक्ट्री है। साइज के हिसाब से ये नंबर 2 पे आती है। हमारी स्किन 2 किलो की होती है, लिवर करीब 2.25 किलो का होता है। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। इंपॉर्टेंट है क्या खाना है, एब्जॉर्ब करना है, क्या छोड़ना है, एमिनो एसिड्स, बाइल बनाना, डाइजेशन में हेल्प करना, सब कुछ यहीं पे होता है। फिर वही बात याद कीजिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि कुक्ड फूड पोजीशन इनके चलते कुछ कमजोर हुई हो। कितना कमजोर हुई तो ये बता, कुछ कमजोर हुई हो। और वो कमजोर होने से क्या क्या होगा, एक लंबी लिस्ट हम लोग पहले ही देख चुके हैं किडनी वाले फंक्शन में। और उसी तरह की आप यहां भी समझ लीजिए, शरीर में थकान रहना, एलर्जी होना, इन जनरल वीकनेस होना, और इधर उधर की तमाम एसोसिएटेड ऑर्गन्स पे इफेक्ट होना। सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा है तो क्या कोई इलाज है इसका? तो यहीं पर इसका इलाज है। एक लिवर क्लींस करने पे अगले दिन सुबह डायरिया में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल फिजिकल रूप में लिवर गॉलब्लैडर स्टोन के रूप में बाहर निकलता है। और देख के आप हैरान कि अभी तक निकला क्यों नहीं था और कहां फंसा हुआ था। चमत्कार यहां पे नहीं, चमत्कार तो यह है कि तीसरे दिन 100% केसेस में लोग कहते हैं हम 5 साल पहले वाले एनर्जी लेवल पे पहुंच चुके हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी खुशी की बात है। कुछ खर्चा ही मेरे ख्याल से 500-600 रुपए में ये सारी कार्रवाई पूरी हो जाती है। अब मैं इसकी डोसेज के बारे में चर्चा करूंगा। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल हम ये 250 ml लेते हैं। मैं पसंद करता हूं ऐसा ऑयल जिसकी रीपैकिंग इंडिया में ना हुई। ये इटली और स्पेन से बन के आता है और ये हवा से बड़ी जल्दी रिएक्ट करता है, तो पूरी तरह से सील्ड होता है। तो यहाँ पे इंडिया में कॉस्ट सेव करने के लिए बड़ी बॉटल्स लेके उसको छोटी में रीपैक कर देते हैं। थोड़ा सस्ता पड़ जाता है लेकिन मजा थोड़ा सा कम हो जाता है। और ये है एप्सम सॉल्ट, इसको कोई भी यूज कर ले, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। आईपीओ, नॉन आईपीओ, फूड ग्रेड हो, नॉन फूड ग्रेड हो, खेतों में डालना वाला, जानवरों को देना, उसमें कोई भी इशू नहीं। एप्सम सॉल्ट में कोई इशू नहीं। तो 40 रुपए का एप्सम सॉल्ट और ये तेल जो भी है 500 रुपए का, ये लेके और एक जूस संतरे का, मौसमी का, ग्रेपफ्रूट का, मैं टेट्रा पैक भी यूज करता हूँ, क्योंकि इसमें मेन मेडिसिन जो है वो ये हमारा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है। और आप किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आपके घर के पास के शॉपिंग मॉल के फूड सेक्शन में मिलता है। और इस वक्त जहां आप रह रहे हैं विद इन 2 to 4 किलोमीटर डेफिनेटली मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें, आराम से मिल जाता है। अब मैं आ रहा हूं इसकी डोसेज पे। अगर कल करना है जैसे, तो कल दोपहर में 2 बजे के बाद कुछ ना खाएं, लगभग कुछ ना खाएं। पहले भी हल्का नाश्ता लें या खाना लें जिससे कि बाइल इकट्ठा रहे शरीर में, गॉलब्लैडर में, और बाइल फोर्स से स्टोन को फेंके, ये उद्देश्य है। तो
2 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है। 2 बजे के पहले हल्का खाना, ब्रेकफास्ट भी हल्का। 6 बजे एप्सम सॉल्ट की पहली पुड़िया पानी में घोल के, ये आपकी पहली डोज है। 8 बजे एप्सम सॉल्ट की दूसरी पुड़िया पानी में घोल के। ध्यान करें 2 बजे के बाद आपने कुछ नहीं खाया है और अगले दिन 11 बजे तक खाना भी नहीं है, लेकिन भूख नहीं लगती, और तब भी अगर जान निकली जा रही है भूख के मारे तो कोई फ्रूट ले लें, वो भी जितना हल्का हो उतना अच्छा, पपीता वगैरह, और ठीक से चबा लें जिससे हमारा बाइल भी डिस्टर्ब ना हो। मैं कुछ भी नहीं लेता। 6 बजे एप्सम सॉल्ट, 8 बजे एप्सम सॉल्ट। रात के 10 बजे इस ऑयल में से 175 ml ऑयल फ्रूट जूस में मिला के लीजिए और पी के लेट जाएं। थोड़ी देर के लिए 20-25 मिनट के लिए दाहिनी तरफ लेट जाएं, क्योंकि लिवर दाहिनी तरफ होता है, उस पर इसका वजन पड़ेगा ऑयल का और स्टोन ज्यादा निकलेंगे। तो मैं एक चर्चा तो ये कर रहा हूं आपसे कि सबसे पहले लिवर क्लीन करें, जिससे आपको पता चले कि कितना इफेक्टिव है। उसी के साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी कर रहा हूं कि जिससे लिवर क्लीन और ज्यादा इफेक्टिव हो और ज्यादा जहर शरीर से निकले। अगले दिन सुबह 6 बजे फिर एप्सम सॉल्ट लेना है। सुबह 8 बजे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जूस में मिला के, जो बचा हुआ था 75 ml वो ले लेना। दवाई की क्वांटिटी कम ज्यादा हो सकती है। जो टाइम मैंने बताया है ये प्लस माइनस हो सकता है। शेड्यूल सेम रहेगा, शेड्यूल चेंज नहीं करना है, सीरियल ऑर्डर चेंज नहीं करना है। टाइम आगे पीछे कर सकते हैं, गैप कम ज्यादा भी कर सकते हैं, जैसी सुविधा हो। और रात के 10 बजे फिर अगले दिन सुबह 10 बजे, मतलब 8 बजे ऑयल लिया और उसके बाद 10 बजे हम आखिरी डोसेज एप्सम सॉल्ट की लेते हैं। तो ध्यान दें 250 ml ऑयल, 250 ml जूस और 4 पैकेट 20-20 ग्राम के एप्सम सॉल्ट ये लिए गए। सभी चीजें मेरी वेबसाइट thetempleofhealing.org पे दी हुई है। पीडीएफ में बुक भी अवेलेबल है और बाकी गाइडेंस के लिए साथी लोग हैं। बस शाम से आपको डायरिया शुरू होगा और अगले दिन सुबह रात शांति से गुजरती है। किसी किसी को थोड़ी वीकनेस महसूस होती है, मुझे तो आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीकनेस हो रही है तो घबराएं नहीं, फ्रूट जूस ले लें, नींबू पानी ले लें, या वीकनेस कभी भी चली जाएगी। अगले दिन सुबह जो डायरिया होगा आप तो हैरान रह जाएंगे कि हरे रंग का पता नहीं क्या क्या निकल रहा है, और आप इमेजिन कर सकते हैं कि बॉडी से ग्रीन कलर का कोलेस्ट्रॉल अगर ऐसे फॉर्म में निकल जाता है, फिजिकल फॉर्म में निकल जाता है, तो एनर्जी लेवल कहां से कहां पहुंच जाएगा। आपको हर चीज में सुधार महसूस होगा और आपको अच्छा लगेगा और मजा आएगा।